नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे राजस्थान के लाखों युवा अपना मसीहा मानते थे, लेकिन जिसके नाम पर आज जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप हैं। उपेंद्र यादव एक ऐसे शख्स जिसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सरकार को, लेकिन 2023 के चुनाव में 95% मतदाताओं ने उसे नकार दिया। तो सवाल उठता है, उपेंद्र यादव असल में कौन है? एक युवा हृदय सम्राट जिसने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी, या एक चालाक अवसरवादी जिसने युवाओं के दर्द को अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल किया? आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि आज हम उसकी पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। हम बात करेंगे उनके हृदय की, उनकी सकारात्मक उपलब्धियों की और सबसे महत्वपूर्ण उनके काले सत्य की जो कभी सामने नहीं आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ज्यादातर वीडियोस में पहले अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, लेकिन आज हम उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि जब आप किसी की पॉजिटिव उपलब्धियां देखते हैं तो आप उसके प्रशंसक बन जाते हैं, फिर उसके नेगेटिव पहलुओं को आप प्रोपेगेंडा समझ लेते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले तथ्यों से शुरुआत करेंगे, चुनाव आयोग के दस्तावेज से। 2023 में जब उपेंद्र यादव ने छापरा विधानसभा से सीट से चुनाव लड़ा तो उन्होंने चुनाव आयोग को एक हल्फनामा दिया और उस हल्फनामे में खुद स्वीकार किया कि उनके ऊपर 5 आपराधिक मामले लंबित हैं। अब ध्यान से देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ना ही किसी विरोधी पार्टी का आरोप है, ये खुद उपेंद्र यादव द्वारा दिया गया शपथ पत्र है। केस नंबर 1, जमीन हड़पने का मामला। सबसे गंभीर मामला है आईपीसी धारा 420, 406 और 120 के तहत। ये क्या है, चलिए इन्हें समझते हैं। आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 406 आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी 120 भी आपराधिक षड्यंत्र। आरोप है कि उपेंद्र यादव और उनके साथियों ने जमीन को हड़पने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि नकली दस्तावेज बनवाकर इस जमीन को हड़पने की साजिश रची गई। अब सोचिए, एक शख्स जो जनता के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करता है, वही शख्स जनता की जमीन हड़पने की कोशिश करे, तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? केस नंबर 1, 2, 3 और 4 धोखाधड़ी के मामले। सिर्फ एक मामला होता तो हम कह सकते थे कि गलतफहमी हो गई, लेकिन दोस्तों 3 अलग अलग धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। साल 2020 में एक मामला, साल 2021 में दूसरा मामला और साल 2022 में तीसरा मामला। ये सभी आईपीसी 420 के तहत आते हैं। अब सवाल है कि धोखाधड़ी किसके साथ और कैसे हुई? इन मामलों का पूरा विवरण चुनाव के हल्फनामे में नहीं होता, लेकिन एक पैटर्न साफ दिख रहा है। 2020 से 2022 ठीक वो समय जब उपेंद्र यादव की लोकप्रियता चरम पर थी। और 5वां मामला है आईपीसी के तहत, यह है आपराधिक धमकी का मामला, किसी को जान से मारने की या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी। दोस्तों, ये सभी राजनीतिक मामले नहीं हैं जो कोई विरोधी पार्टी दर्ज करवा देती है। ये सभी आपराधिक धाराएं हैं जिनकी सजा 10 साल तक कैद हो सकती है। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जो मीडिया में कभी कवरेज नहीं हुआ। जब उपेंद्र यादव भाषण दे रहे थे, धरने पर बैठे थे और भूख हड़ताल कर रहे थे, तब कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामले चल रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी मामले आज तक लंबित हैं, इनमें से कोई भी खारिज नहीं हुआ। अब आप कहेंगे, भाई आरोप तो सिर्फ आरोप है, सजा तो नहीं हुई ना। बिल्कुल सही, निर्दोष साबित होने तक हर कोई निर्दोष है, ये कानून का बुनियादी सिद्धांत है। 5 अलग अलग आपराधिक मामले, ये एक पैटर्न दिखाई देता है, और जब ये पैटर्न किसी युवा नेता में दिखे तो सवाल तो उठने चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं ये व्यक्ति क्या वाकई में युवाओं का हितैषी था। इसके लिए हमें जानना होगा इसके उदय की कहानी में। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और निष्पक्षता की मांग है कि हम दोनों पहलुओं को समझें। अब बात करते हैं उपेंद्र यादव के सबसे बड़े युवा हृदय सम्राट की। उपेंद्र यादव का जन्म जिला जयपुर की शाहपुरा तहसील के मनोहरपुर गांव में हुआ। पिता साधुराम यादव एक साधारण किसान आदमी, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कोई धन दौलत नहीं, बस एक सपना सरकारी नौकरी का। और दोस्तों, ये सिर्फ उपेंद्र का सपना नहीं था, ये राजस्थान के लाखों युवाओं का सपना था, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में जहां प्राइवेट सेक्टर में अवसर बेहद कम है, सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का पैमाना है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 23% है। सरकारी नौकरी के आवेदन में प्रति पद 100+ उम्मीदवार हैं। उपेंद्र यादव ने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है। यह वही योग्यता है जो आपको राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए चाहिए। और उपेंद्र यादव खुद भी एस्पिरेंट थे, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली, लेकिन जैसे तैसे साल बीतते गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाते, कभी कोर्ट स्टे लग जाता, कभी परिणाम में देरी हो जाती, और यही व्यक्तिगत निराशा उपेंद्र यादव को एक आंदोलनकारी में बदल दी गई। अब यहाँ उपेंद्र ने एक मास्टर स्ट्रोक गेम खेला। उन्होंने देखा कि राजस्थान में राजनीति एबीवीपी और एनएसयूआई तक सीमित है। ये संगठन कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक सीमित थे, लेकिन कॉलेज पास कर चुके लाखों युवा कोचिंग सेंटर्स में बैठकर रीट, आरपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे थे। उनका कोई संगठन नहीं था। उपेंद्र ने यही वैक्यूम भर दिया। उन्होंने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की स्थापना की, और यह संगठन किसी आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं था। न तो यह हिंदू मुस्लिम की बात करता था और न ही कास्ट पॉलिटिक्स की।
इनका एजेंडा बिल्कुल साफ था। परीक्षा का कैलेंडर कब आएगा, पेपर लीक कैसे रुकेगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। तो ये था उपेंद्र यादव का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन। उन्होंने एक नया वोट बैंक तैयार किया, बेरोजगार युवा जो जाति धर्म से ऊपर था और संख्या में लाखों था। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की, जो वाकई में इंप्रेसिव थी और जिन्होंने उपेंद्र यादव को राजस्थान के लाखों युवाओं का चहेता नेता बना दिया। नवंबर 2021 में वो समय था जब प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान चला रही थी और उसी समय उपेंद्र यादव ने एक धमाका कर दिया। उन्होंने राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को लेकर लखनऊ कूच किया। हाँ, सही सुना आपने, राजस्थान के युवा उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाकर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धरना देने लगे। रणनीति क्या थी? रणनीति बिल्कुल सिंपल थी। अगर कांग्रेस यूपी में रोजगार की बात करती है तो राजस्थान में अपनी सरकार के युवाओं को इग्नोर क्यों कर रही है? उपेंद्र ने 21 सूत्रीय मांग रखी। कुछ मांगे प्रमुख थे। रीट 2021 में हुई धांधली की सीबीआई जांच, पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 तक करना, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की अधिसूचना जारी करना, पेपर लीक पर गैर कानूनी जमानत, आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लेना। और दोस्तों, ये दबाव काम कर गया। अशोक गहलोत सरकार को उपेंद्र यादव के प्रतिनिधि मंडल को बुलाना पड़ा। कई मांगों पर लिखित समझौता हुआ। उपेंद्र ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया और ऑनेस्टली ये थी भी। दोस्तों, रीट 2021 का पेपर लीक राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशनल घोटाला था। 16 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। पूरा राजस्थान आक्रोश में था और उपेंद्र यादव ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबूत पेश किए कि कैसे परीक्षा से पहले बत्ती लाल जैसे दलालों के पास पेपर पहुंच गया। व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर वायरल हो रहे हैं, फेक कैंडिडेट परीक्षा दे रहे थे और लगातार सीबीआई जांच की मांग की। और इसका नतीजा, राजस्थान सरकार को एक सख्त कानून बनाना पड़ा, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, या आसान भाषा में एंटी चीटिंग बिल। इस कानून में था कि पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति कुर्क करना, 10 साल तक की सजा और गैर जमानती अपराध घोषित करना। दोस्तों, ये उपेंद्र यादव के संघर्ष की एक लेजिस्लेटिव अचीवमेंट थी, चाहे आप इसे पसंद करो या नहीं करो। यहाँ पर उपेंद्र यादव की एक और बड़ी जीत थी। उपेंद्र ने मांग की थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष एक रिटायर्ड आईएएस या आईपीएस के बजाय किसी सख्त फौजी अधिकारी को बनाया जाए, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर पर पॉलिटिकल प्रेशर आसानी से पड़ सकता है, लेकिन आर्मी बैकग्राउंड वाला ऑफिसर कम कॉम्प्रोमाइज करेगा। और सरकार ने मेजर जनरल आलोक राज को चेयरमैन नियुक्त किया। उपेंद्र ने इसे युवा शक्ति की जीत बताई। अब बात करते हैं गुजरात के दांडी मार्च की। जब लखनऊ समझौते की कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई तो उपेंद्र यादव ने 2022 के अंत में, ठीक वो समय जब गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे, राजस्थान से गुजरात तक 150 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला। कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर सोना, गुजरात पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाना, यह दृश्य वायरल हो गए और उपेंद्र यादव राजस्थान के युवाओं के बीच एक नायक बन गए। इस आंदोलन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था? ये राष्ट्रीय स्तर पर संदेश गया कि राजस्थान का युवा खुश नहीं है। इससे कांग्रेस के गुड गवर्नेंस के दावे को चोट पहुंची। अब बात करते हैं उपेंद्र यादव की भूख हड़ताल की। उपेंद्र यादव की स्ट्रेटेजी में एक सिग्नेचर मूव था, आमरण अनशन। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसएमएस के आईसीयू में ड्रिप लगाते हुए उनकी ये तस्वीरें वायरल होती रहती थी। दोस्तों, ये इमोशनली पावरफुल था, क्योंकि जब एक युवा नेता अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ता दिख रहा हो तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। यह थे उपेंद्र यादव के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। लाखों युवाओं को ऑर्गेनाइज किया, पेपर लीक पर सख्त कानून बनवाया, सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर किया, युवाओं के मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाया। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। अब आता है असली सवाल, अगर उपेंद्र यादव इतने पॉपुलर थे, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, तो 2023 के चुनाव में क्या हुआ? शाहपुरा विधानसभा सीट पर 2023 में उपेंद्र यादव जी को कुछ ही वोट मिले। आप सही पढ़ रहे हैं, 95% मतदाताओं ने उपेंद्र यादव को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ हार नहीं, ये प्रलयकारी हार है, ये राजनीतिक विनाश है। अब सोचिए, एक शख्स जो दावा करता था कि लाखों युवा उसके साथ हैं, जो सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था, उसे खुद के ही गांव में अपने ही खुद की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा फर्क है। अब सवाल है, इतनी बुरी हार क्यों? आइए एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि 5 आपराधिक मामले, धोखाधड़ी, जमीन हड़पना, आपराधिक धमकी। दोस्तों, जब कोई जनता की जमीन हड़पने पर आरोपित हो तो जनता के हक की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है और जनता ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक और बड़ा सवाल उपेंद्र यादव पर आरोप था कि वो सिद्धांतों से ज्यादा अवसरवाद पर चलते थे। कभी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन तो कभी बीजेपी के खिलाफ धरना। अब सवाल, क्या ये आइडियोलॉजी थी या फिर जो बेनिफिट दे उसके साथ? कई लोगों का आरोप था कि उपेंद्र यादव सेटलमेंट कर लेते थे, यानी आंदोलन करो, सरकार से डील करो, कुछ फायदा लो और शांत हो जाओ। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये सच है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन था और पॉलिटिक्स में प्रिस्क्रिप्शन इज रियलिटी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद युवा बेरोजगारों ने उपेंद्र यादव को वोट नहीं दिया। उन्हें लगा कि उपेंद्र यादव खुद की राजनीति चमका रहे हैं, आंदोलन सिर्फ दिखावे के लिए है।
असली सॉल्यूशन की बजाय सिर्फ नारेबाजी। और दोस्तों, जब आपका कोर वोटर बेस ही आपको छोड़ दे तो इलेक्शन तो हारना ही है। तो अब सवाल, उपेंद्र यादव की लेगेसी क्या है? एक नजरिया, युवा आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने का ब्लूप्रिंट, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस, सरकारी अकाउंटेबिलिटी के लिए मांग। दूसरा नजरिया, अवसरवाद की मिसाल, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता, जनता द्वारा किया गया सबसे बड़ा रिजेक्शन। दोस्तों, होनेस्टली स्पीकिंग, उपेंद्र यादव की कहानी एक काउंटनेशनल टेल है। अब तक हमने देखा कि आपराधिक मामले, राजनीतिक उदय, जीत और पतन, लेकिन कुछ विवादित मामले और सवाल बाकी हैं जो पब्लिक डोमेन में कभी ठीक से डिस्कस नहीं हुए। तो चलिए इनकी पूरी कुंडली खोलते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता था, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की फंडिंग कहां से होती थी? सोचे, लखनऊ कूच, सैकड़ों लोगों का ट्रेवल, खाना पीना, गुजरात मार्च, 150 किलोमीटर का पैदल मार्च, लॉजिस्टिक, मीडिया कवरेज, लगातार आंदोलन, स्टेज सेटअप, साउंड सिस्टम, बैनर, फूड, ये सब करोड़ों का खर्च है। लेकिन संगठन की इनकम का सोर्स क्या था? कोई मेंबरशिप फीस नहीं, कोई पब्लिक फंडिंग नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं। यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। कई विरोधियों का आरोप था कि उपेंद्र यादव सरकार से समझौता कर लेते थे। पैटर्न कुछ ऐसा था, बड़ा आंदोलन शुरू करो, मीडिया कवरेज बढ़ा दो, सरकार से बातचीत करो, कुछ सिंबॉलिक कन्वर्सेशन ले लो और आंदोलन वापस ले लो। अब जो लोग आरोप लगाते थे उनका कहना था कि असली मुद्दे तो सोल्व ही नहीं होते थे, सिर्फ दिखावे के समझौते होते थे। फिर से मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये आरोप थे जो लगातार सुनने को मिलते थे। एक और इंटरेस्टिंग पहलू, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के कई फॉर्मर ऑफिस बेरियर्स ने उपेंद्र यादव के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। आरोप थे कि एक व्यक्ति का राज, क्रेडिट लेना, सबकी मेहनत का एक पीआर, डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रेड फ्लैग था। अब आते हैं सबसे गंभीर मामले पर, जमीन को हड़पने का आरोप। आरोप क्या है कि नकली दस्तावेज बनाकर इस संपत्ति को हड़पने की साजिश रची गई। इतने विरोध किया तो एफआईआर दर्ज हुई और ये मामला आज तक लंबित है। न तो उपेंद्र यादव साबित हुए गिल्टी और न ही इनोसेंट। 2023 के चुनाव अभियान के दौरान उपेंद्र यादव ने कई ऐसे इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दिए जो विवादित हो गए। इनमें से कुछ उदाहरण है, विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले, अनवेरिफाइड क्लेम्स और आरोप। ये वो चीजें हैं जो एक रेस्पॉन्सिबल लीडर को नहीं करनी चाहिए, खासकर वो जो युवाओं का आदर्श बनना चाहता हो। दोस्तों, अब हम इस लंबी जर्नी के आखिर में पहुंच गए हैं। अब सवाल है, उपेंद्र यादव कौन है? युवा हृदय सम्राट या अवसरवादी नेता? होनेस्टली मैं मानता हूं कि आंसर इतना सिंपल नहीं है। एक तरफ उन्होंने लाखों युवाओं को ऑर्गेनाइज किया, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कड़ा स्टैंड लिया, सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर किया, युवाओं के मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाया, ये अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ 5 आपराधिक मामले, फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी की कमी, अपने कोर सपोर्टर्स का विश्वास खोना और अंततः 95% वोटर्स द्वारा रिजेक्शन, ये सभी हार्श रियलिस्टिक है। तो सच्चाई क्या है? मेरा मानना है कि उपेंद्र यादव एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, न पूरी तरह खलनायक और न ही पूरी तरह नायक। एक शख्स थे जिनमें पोटेंशियल था, लेकिन जो अपने ही कॉन्ट्रीब्यूशंस का शिकार हो गए। तो दोस्तों, उपेंद्र यादव की कहानी से राजस्थान के युवाओं और आंदोलनकारियों को कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और ग्राउंड क्रेडिबिलिटी में फर्क है। अगर आपके कैरेक्टर पर सवाल हैं तो आप इनसे बच नहीं सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। प्रोटेस्ट करना एक स्किल है, लेकिन गवर्नमेंट एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है। उपेंद्र यादव प्रोटेस्ट में एक्सपर्ट थे, लेकिन जब लीडरशिप की बात आई तो वो फेल हो गए। एक लीडर सरकार को दोष दे सकता है, सॉल्यूशन देने होते हैं, प्रोमिसेस कर सकता है, डिलीवर करना होता है, लोगों का ट्रस्ट जीतना होता है। अगर आप जनता के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं तो फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, ये जनता का हक है जानने का। जो नेता सिद्धांतों के बजाय अपॉर्चुनिटीज के साथ चलता है वो कभी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं बना सकता। अन्ना हजारे एंटी करप्शन, क्लियर आइडियोलॉजी, कन्हैया कुमार लेफ्ट पॉलिटिक्स, क्लियर आइडियोलॉजी, लेकिन उपेंद्र यादव अनक्लियर आइडियोलॉजी। दोस्तों, राजस्थान के जो बेरोजगार युवा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपकी निराशा वैलिड है। पेपर लीक, भर्ती में देरी, प्रशासनिक विफलता, ये सब रियल प्रॉब्लम्स हैं और आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उनकी क्रेडिबिलिटी जरूर चेक कर लें। क्या उनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है? क्या उनकी फाइनेंशियली डीलिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? क्या वो पर्सनल गेन से ज्यादा पब्लिक केस के लिए काम कर रहे हैं? क्या उनके पास्ट एक्शन उनके प्रेजेंट वर्ड से ज्यादा मैच करते हैं? और सबसे जरूरी, आंदोलन जरूर करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव आंदोलन करो। सिर्फ विरोध करना इनफ नहीं है, सॉल्यूशन भी सजेस्ट करो, अल्टरनेटिव्स भी दो, तब आपकी आवाज सार्थक होगी। तो अंत में उपेंद्र यादव की कहानी ये बताती है कि पॉपुलैरिटी टेम्परेरी होती है, लेकिन कैरेक्टर परमानेंट होता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक बार टूटे तो वो वापस नहीं आता। आंदोलन शुरू करना इजी है, लेकिन उसे सही डायरेक्शन देना बिल्कुल डिफिकल्ट काम है। तो दोस्तों, ये थी उपेंद्र यादव की पूरी कुंडली। मैंने कोशिश की कि सब कुछ बैलेंस रखूं, उनके अचीवमेंट्स को भी दिखाया, उनके कंट्रोवर्सीज को भी दिखाया।
अब आप डिसाइड करें कि वो क्या थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो राजस्थान के राजनीति में इंटरेस्टेड है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है उपेंद्र यादव पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।